हाय एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट कंसेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन, लागत की अवधारणाएं और उसके टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉस्ट कंसेप्ट की। द कॉस्ट मीन्स दैट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल हो सकता है और एस्टिमेट हो सकता है, विच इज़ टू बी इनकर्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनी पर्टिकुलर कमोडिटी और एडवांटेजेस ऑफ और फैसिलिटीज एक्सेट्रा और रिलेटेड टू दैट। तो वह अमाउंट जो कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्राप्त करने में लगा है, तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया है, चाहे वो एक्चुअल है या एस्टिमेटेड है, वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट कहलाएगा। और मैनेजर्स, अकाउंटेंट और इकोनॉमिक्स द्वारा अनेक कॉस्ट कंसेप्ट प्रस्तुत किए गए हैं। और कॉस्ट कंसेप्ट को ठीक प्रकार से समझने के लिए जो कॉस्ट है उनके क्लासिफिकेशन को समझना बहुत आवश्यक है। उनकी जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, जो मेन कंसेप्ट उनकी बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट है मॉनेटरी कॉस्ट। द मनी स्पेंड बाय द सम प्रोड्यूसर फॉर यूज ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी। एक फर्म अपने उत्पादन कार्यों पर जो कुछ व्यय करती है, जो भी व्यय करती है, वे सब क्या कहलाती हैं? मॉनेटरी कॉस्ट कहलाती है। जैसे इसमें हम ले सकते हैं रॉ मटेरियल का मूल्य, श्रम की वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, रेंट ऑफ लैंड, सैलरीज ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजर्स हैं उनकी। तो इस तरह की कई मॉनेटरी कॉस्ट हो सकती हैं। और मॉनेटरी कॉस्ट को दो तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्पष्ट लागत और दूसरी अस्पष्ट लागत। जो एक्सप्लिसिट जो कॉस्ट हैं, दैट इज कि किसी फर्म द्वारा उत्पादन के बाह्य जो साधन है उसको कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार जो भुगतान किए जाते हैं, वो सब कैसे कहलाती हैं? स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। यही हम इन्हें व्यक्त लागतें भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऊनी क्लोथ का जो फैक्ट्री है, उसमें कर्मचारियों को दिया गया जो सैलरी है, बाजार में चुकाया गया उनका जो मूल्य है, साथ ही कहेंगे इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर के बिल, इन सब का भुगतान किया जाता है। ये सब क्या कहलाती हैं? व्यक्त लागतें या स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। और जो स्पष्ट लागतें होती हैं उनका लेखापाल हिसाब रखता है और इनकी गणना भी सफलतापूर्वक की जा सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल इनकी गणना आसानी से की जा सकती है, क्योंकि इनका पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। फिर दूसरी है अस्पष्ट लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट। वे लागतें होती हैं जिनका भुगतान उत्पादक या फर्म का जो प्रोड्यूसर है वो किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं करता है, बल्कि वह स्वयं अपने निजी साधनों एवं सेवाओं के बदले फर्म से लेता है। क्लियर? और जो अस्पष्ट लागतें होती हैं उसमें फर्म के स्वामी का, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जो स्वामी के श्रम का प्रबंध या पुरस्कार की बात करें, और स्वामी का जो भवन है, फर्नीचर या अन्य साज सज्जा का सामान जो भी व्यवसाय में लगा हुआ है, उसका किराया, डेप्रिसिएशन आदि इंक्लूड होते हैं। नाउ सेकंड इज रियल और वी कैन से सोशल कॉस्ट। रियल कॉस्ट वे होती हैं, या उनको ये इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वे सब कष्ट, प्रयत्न और सैक्रिफाइस जो किसी वस्तु को उत्पादन करने में उठाने पड़ते हैं एक प्रोड्यूसर को। और इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक्स वस्तु के प्रोडक्शन में वाई वस्तु की तुलना में 3 गुना अधिक सैक्रिफाइस करना पड़ा, पेन लेना पड़ता है। तो एक्स वस्तु की जो रियल कॉस्ट है वो वाई वस्तु की तुलना में 3 गुना अधिक होगी। क्लियर? अब बात करेंगे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। Opportunity cost is the sacrifice of that alternative commodity or commodities which can be produced with the help of their very factors from which the existing commodity has been produced. तो देखिए, अवसर लागत की बात कर रहे हैं। तो अवसर लागत को पहले तो हम ये समझ लें कि इनको कई प्रकार के नाम से जाना जाता है, जैसे वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण आय या हस्तांतरण लागत आदि कई नामों से जाना जाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किसी वस्तु के उत्पादन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए उसकी रियल कॉस्ट या अवसर लागत कह सकते हैं उसे, वह है जिसका त्याग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक्स वस्तु की एक इकाई की
वास्तविक लागत वाई वस्तु की वह मात्रा है जिसका त्याग किया गया है। और समाज में उत्पादन के साधन लिमिटेड हैं, वो हम सभी जानते हैं, इसलिए उन्हें सभी प्रयोग में पूर्ण रूप से नहीं लगाया जा सकता। जब सोसाइटी में साधनों को किसी एक वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि उन साधनों को अन्य वस्तु के उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जा सकता, और जो अवसर का जो त्याग करना पड़ता है उसे ही अवसर लागत कहते हैं। क्लियर? देखिए, अवसर लागत को एक डायग्राम से इसे समझ सकते हैं कि अगर वाई कमोडिटी की ओ वाई मात्रा आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक्स कमोडिटी की कितनी करनी पड़ रही है, ओ क्यू। जैसे ही वाई कमोडिटी की मात्रा को हम कम करेंगे तो किसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, एक्स की। अगर एक्स की मात्रा हमें ओ से ओ क्यू 1 बढ़ानी है तो हमें वाई फैक्टर की जो कमोडिटी है उसका उत्पादन हमें कम करना पड़ेगा, ओ एस ही इसका कम करना पड़ेगा उत्पादन। तो ये कितना हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो कमोडिटी y को डिक्रीज करके ही कमोडिटी x को हम बढ़ा सकते हैं। ड्यू टू क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स विद द प्रोड्यूसर इज लिमिटेड, इफ प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, हियर वी टुक x, he will be reduce the production of other commodity y, this is called opportunity cost। तो एक कमोडिटी की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे कमोडिटी की प्रोडक्शन को घटाना पड़ता है, तो जो त्याग किया गया है वही क्या कहलाएगा, अवसर लागत या हस्तांतरण आय कहलाता है। इस तरह किसी उत्पादन साधन को उत्पादन के वर्तमान प्रयोग में बनाए रखने के लिए दिया जाने वाला वह न्यूनतम भुगतान जो नए प्राप्त होने पर वह श्रेष्ठ वैकल्पिक प्रोडक्शन कार्य में चला जाता है तो अवसर लागत अथवा हस्तांतरण आय कहलाएगी। क्लियर? अब बात करेंगे हम बिजनेस व्यू कॉस्ट। देखिए कौन कौन सी हैं, इंक्रीमेंटल एंड शंक कॉस्ट, वृद्धि लागतें या वृद्धिमान लागतें और धसी लागतें। नाउ फर्स्ट वी हैव टू सी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, द कॉस्ट arising to a firm due to changes in the level and nature of business activity। जब एक फर्म अपनी व्यावसायिक क्रियाओं के स्तर अथवा प्रकृति में चेंज करती है तब उसे अतिरिक्त कॉस्ट लगानी होती है, अतिरिक्त कॉस्ट आती है, इसे ही वृद्धिमान लागतें कहते हैं। मान लीजिए एक फर्म उत्पादन कार्य में किसी नई वस्तु को शामिल करती है तो पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन उसे खरीदनी पड़ेगी, अथवा जो प्रचलित वितरण के माध्यम को बदले, तब वर्तमान लागत से जितनी अधिक लागत आएगी उसे ही क्या कहेंगे, हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहेंगे। फिर हम बात करते हैं शंक कॉस्ट की। देखिए शंक कॉस्ट की बात करें तो वे लागतें होती हैं जिन पर व्यवसायिक क्रिया की प्रकृति अथवा लेवल का कोई भी जो परिवर्तन होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यवसायिक क्रियाओं का कोई भी स्तर क्यों ना हो, शंक कॉस्ट जो होती है ऐसी की ऐसी बनी रहती हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, डेप्रिसिएशन। नाउ पास्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट, ऐसे खर्चे या ऐसे एक्सपेंडिचर जो पास्ट पीरियड में किए जा चुके हैं तथा जिनका सामान्यतः फाइनेंशियल अकाउंट में एंट्री कर दी गई हो। क्लियर? तो ये सब क्या कहलाएंगे, विगत अथवा भूतकालीन लागत कहलाती हैं। और जो पास्ट कॉस्ट होती हैं उनका एनालिसिस भावी निर्णयों के लिए सहायक होता है। इसके विश्लेषण से यह ज्ञात किया जा सकता है कि ये जो कॉस्ट है अनुमानित लागतों अथवा प्रमाणित लागतों से कम है अथवा अधिक है। क्लियर? अब बात करेंगे फ्यूचर कॉस्ट की। फ्यूचर कॉस्ट वे कॉस्ट हैं जो भविष्य में किसी पीरियड में की जानी है। प्रबंधकीय निर्णयों के लिए ये कॉस्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये भविष्य में की जानी होती है तथा प्रबंध द्वारा इन पर कंट्रोल किया जा सकता है, और प्रबंध इन लागतों को कम करने का प्रयत्न कर सकता है तथा इसके लिए एक्स्ट्रा जो फैक्टर्स हैं उनकी आवश्यकता होने पर उनकी व्यवस्था की जा सकती है। नाउ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वे कॉस्ट होती हैं जो किसी डिपार्टमेंट, प्रोसेस या वस्तु के संबंध में की जाती हैं, और ऐसी कॉस्ट को सफलतापूर्वक पहचाना जा सकता है तथा इनमें विभाजन की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, प्रोसेस अथवा वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं। क्लियर? नाउ
Indirect cost, those costs which are not directly related to any particular process, department or the commodity. वे कोस्ट जो प्रत्यक्ष रूप से किसी विभाग, प्रक्रिया अथवा वस्तु से संबंध नहीं होती, बल्कि उनको एक साथ चुकाना पड़ता है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में प्रबंधकीय कार्यालयों का खर्चा, अनेक वस्तुओं के सामयिक एडवर्टीजमेंट का खर्चा आदि आती है। अब बात कर रहे हैं हम कॉमन प्रोडक्शन कॉस्ट की। देखिए, निर्माणी जो उद्योग होते हैं उनमें एक ही रॉ मटेरियल अथवा एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से एक से अधिक या एक साथ ही अनेक बार दो या दो से अधिक वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है। और इन वस्तुओं को जब कॉमन जो प्रोसेस की समाप्ति के बाद ही अलग से पहचाना जा सकता है। और जिस बिंदु पर सामूहिक उत्पादन ये वस्तुएं पृथक की जाती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं। और इस स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पूर्व इन वस्तुओं के उत्पादन पर जो लागतें आती हैं उन्हें कॉमन प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। नाउ आउट ऑफ पॉकेट एंड बुक कॉस्ट, वे कॉस्ट जिनके लिए वर्तमान में कैश अथवा ये कहेंगे रोकड़ भुगतान करना आवश्यक होता है। और रोकड़ी लागतें जब जेब से लगती हैं तो उन्हें जेब से लागतें कहलाती हैं। क्लियर? या सच कॉस्ट विच कैश पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, जैसे कच्चे माल का परचेज करना, मजदूरी का भुगतान करना, किराया आदि का, ऐसे कॉस्ट के उदाहरण हैं। और बुक कॉस्ट वे कॉस्ट होती हैं जिनको करने के लिए नगद भुगतान की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम बात करें, डेप्रिसिएशन एक बुक कॉस्ट है और बुक कॉस्ट को रोकड़ी लागतों अथवा जेब से लागतों के में बदला जा सकता है। क्लियर? नाउ कंट्रोलेबल और एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। देखिए, नाम से पता लग रहा है वे कॉस्ट जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, जो प्रबंधन के नियंत्रण में होती हैं, वो नियंत्रणीय लागत कहलाती है, कंट्रोलेबल कॉस्ट कहलाती है। सामान्यतः जो डायरेक्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो होती हैं वो कंट्रोलेबल होती हैं। और वे लागतें जिन पर प्रबंधकों का अल्पकाल में नियंत्रण नहीं होता वे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहलाती हैं। और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दैट इज फिक्स कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। किसी संपत्ति के स्थान पर उसी प्रकार की अन्य असेट्स के वर्तमान में क्रय करने के लिए जितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है उसे पुरानी असेट्स के प्रतिस्थापन की लागत कहते हैं। इसके विपरीत किसी वस्तु की मूल लागत को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। क्लियर? नाउ अर्जेंट एंड पोस्टपोनेबल कॉस्ट। आवश्यक लागतें और स्थन योग्य लागतें, ऐसी लागतें जो फर्म के उत्पादन को चालू रखने के लिए आवश्यक हों तथा जिनका पोस्टपोन करना संभव नहीं है, वे कैसे कहलाएंगी? अत्यावश्यक लागतें या अर्जेंट कॉस्ट कहलाती हैं। जैसे प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल आदि ऐसी लागतें जिनको स्थगित नहीं किया जा सकता। और पोस्टपोनेबल कॉस्ट वे होती हैं जिनका कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। जैसे हम बात करें फैक्ट्री, भवन और प्रशासन के पेंटिंग का काम करना है, अगर रंग रोगन की लागतें हैं तो ये बाद में की जा सकती हैं, तो इनको हम पोस्टपोनेबल कॉस्ट कहते हैं। नाउ शंक, शटडाउन एंड अबेंडोनमेंट कॉस्ट। ऐसी भूतकालीन व्यय जिसका अब नहीं बदला जा सकता उसे हम क्या कहेंगे? शंक कॉस्ट कहेंगे। सच एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द पास्ट विच कैन नॉट बी चेंज एट प्रेजेंट। और यह जो कॉस्ट होती है ये भूतकालीन डिसीजन का परिणाम होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट यंत्र के टूल्स के क्रय करने पर व्यय की जो प्लांट है
उसको क्रय करने पर की गई व्यय की राशि जो होती है वो शंक कोस्ट कहलाती है, यदि प्लांट को वर्तमान अथवा भविष्य में प्रयोग न किया जा सके। क्लियर। और शंक कोस्ट का विचार मैनेजरियल डिसीजन के लिए उस समय उपयोगी होता है जब किसी यूनिट या यंत्र को रखा जाए अथवा उसे निरस्त कर दिया जाए, उसके संबंध में अगर कोई डिसीजन लेना होता है। फिर अब बात कर रहे हैं हम शटडाउन कोस्ट की। ऐसी कोस्ट जो अस्थायी तौर पर उत्पादन बंद करने पर भी देनी पड़ती हैं। क्लियर। बंद कर देने पर भी लगती हैं और उत्पादन चालू रहने पर ये नहीं लगती, तो उन्हें तालाबंदी लागतें कहते हैं, शटडाउन कोस्ट कहते हैं। इन लागतों को ध्यान में रखकर मैनेजमेंट द्वारा केवल वेरिएबल कोस्ट के बराबर मूल्य प्राप्त करने पर भी उत्पादन चालू रखा जाता है। नाउ परित्याग लागतें, ऐसी लागतें जो किसी स्थायी संपत्ति को पूरी तरह हटाने पर लगती हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? परित्याग लागतें कहेंगे। उदाहरण के तौर पर एक फर्म अपनी पुरानी मशीन को सदैव के लिए उठा दे तो उसे जो लागत आती है उसे मशीन की परित्याग लागत कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कोस्ट। अकाउंटिंग कोस्ट, द कोस्ट विच आर नोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म, उन्हें हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग कोस्ट, जो प्रॉफिट एंड लॉस से पता लगती हैं। और इकोनॉमिक कोस्ट, दोज कोस्ट विच आर यूजफुल फॉर द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्हें हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक कोस्ट कहेंगे। तो ये कोस्ट की कुछ कंसेप्ट है